गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं फवाद चौधरी साहब से। फवाद चौधरी साहब, ये जो भी आज हुआ, आप ईवान में मौजूद थे, आपने भी अपनी आंखों से देखा, बल्कि आपने तो आज जब राजा परवेज़ अशरफ साहब तकरीर कर रहे थे तो आपने कोरम की निशानदेही कर दी और इजलास ही ख़त्म हो गया। तो ये जो कुछ भी आज हुआ है, यकीनन आप कहेंगे इसकी ज़िम्मेदार अपोजिशन है, लेकिन आप ये नहीं समझते कि अगर अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर जो हैं मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसफ, अगर ये सीनियर लीडर यहाँ मौजूद होते तो हो सकता है कि उनके ज़रिए ऐसी सूरत हाल को पैदा होने से रोका जा सकता। जी, पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं भी है, लेकिन ख्वाजा साहब जो क्रिमिनल केस में अंदर है, जाहिर है वो एक उनका जो केस है वो बड़ा, उसमें सबूत बड़े ज़्यादा हैं, और जब वो रिहा होके अगर आ गए तो देख लेते हैं उनका भी क्या कंडक्ट है, लेकिन उनका अपना कंडक्ट भी कुछ से खैर मुख्तलिफ नहीं रहा। दूसरी बात यह है कि देखिए, इसमें तो खैर 100% अपोजिशन की वजह से ये सब कुछ हुआ है, और उसकी वजह यह है कि कल भी जब ये हंगामा शुरू हुआ तो उसके बाद स्पीकर साहब के पास जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में ये बात तय हुई थी कि पहले तो वहाँ पे नवीद कमर साहब थे पीपल्स पार्टी की तरफ से, और ये अपने फयाज सादक साहब और राना तनवीर साहब थे। और ये इन्होंने पहले तो कहा कि जी नहीं, हमें इस तरह करें कि 15 स्पीचेस जो हैं वो पहले एक लगातार अपोजिशन कर ले, उसके बाद जो है वो कर ले। हमने गढ़ी इस तरह तो नहीं ऐवान चल सकता, और असूलन तकरीर तो ये होनी चाहिए कि एक हुकूमत से होगी फिर एक अपोजिशन से होगी, लेकिन चले उसमें एक स्पीकर साहब चूँकि मैग्नानिमस हैं, उन्होंने कहा कि चले इस तरह कर लें कि 2 स्पीचेस अपोजिशन की और 1 स्पीच गवर्नमेंट की। ये सारा तय हो गया, और ये तय होके जब हम वापस आए हैं ऐवान में तो उस वक़्त फौरी तौर के ऊपर जो है इन्होंने वहाँ के खैर मुराद स्पीच कर रहे थे। पहले तो इन्होंने एहसन इकबाल साहब ने आधा घंटा स्पीच की, फिर उसके बाद इन्होंने कहा जी मुराद स्पीच ना करे, हालांकि एहसन इकबाल साहब ने मुराद पे पर्सनल इल्ज़ाम लगाए थे और उसका फ़र्ज़ था कि वो जवाब देते, लेकिन उनको भी हमने मना लिया कि चलें आप ना जवाब दें। उसके बाद बाबर अवान साहब जब उन्होंने ये तहरीक पेश की, उसके बाद फिर शोर मचा दिया, और यूं लग रहा था कि जो लीडरशिप जो वहाँ पे स्पीकर साहब के पास जो मुआहदा करके आई है, उसका अपनी पार्टी पे कोई कंट्रोल नहीं था, और शायद कोई लंदन वगैरह से कॉल आ गई थी जिसकी वजह से पीएमएलएन जो है वो बिल्कुल ही उनकी बातों में नहीं आ रही थी। और उसके बाद फिर जो हुआ आज, उसमें एक तो पीपल्स पार्टी ने बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल किया पीएमएलएन को, क्योंकि जो पोस्टर वगैरह है ये तो शाजिया मरी बना के लाई थी और उन्होंने इनको बांटे, और चोर 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 के जो पोस्टर भी उन्होंने बड़े पीएमएलएन के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए तो नामुनासिब भी थे, लेकिन उन्होंने खुद नहीं उठाए। शाजिया मरी ने उन्होंने लिख के तो पकड़ा दिया पीएमएलएन को, तो वो तो खैर है फिर काफी मजाक ही बन गया। अच्छा लेकिन बहरहाल होना नहीं चाहिए और कोशिश यही होनी चाहिए कि ना हो, लेकिन इस तरह तो नहीं होता, ताली तो दोनों हाथों से बजती है। जी, राना सनाउल्लाह साहब, आप भी कहेंगे कि ज़िम्मेदार अपोजिशन नहीं बल्कि हुकूमत है, लेकिन आप इससे इतफाक़ करेंगे कि आज जो हुआ है इससे जमहूरियत बहुत बदनाम हुई है। देखें, जब जमहूरियत के नाम पे इस किस्म के लोग जो हैं घुस बैठिए आ जाएंगे असम्बलियों में, यानी वहाँ से जीते आप हैं, आपकी जगह पे मैं या कोई और आके बैठ गया है, लोगों ने मैंडेट किसी और को दिया है, लोगों ने वोट किसी और को दिए हैं, आके यहाँ पे विराजमान को और हो गया है, तो फिर ये चीज़ें जो हैं वो फिर मैं नहीं समझता कि इससे बड़ी जो है वो बदनामी को और हो सकती है जमहूरियत की। और बाकी जो आज हंगामा आराई हुई है उसमें देखें, बुनियादी तौर पे आप मुझे ये बताएं कि इन्होंने ये जो आइनी तरमीम है, इसका इन्होंने आइनी तरमीम करने के लिए इसका इंतखाब नहीं किया, या इनका कोई मकसद ये नहीं था कि ये को आइन में तरमीम करके कोई शो ऑफ हैंड या सेनेट का वोट जो है उसको ओपन करना चाहते हैं। इनका मकसद ही ये था कि हम इस बहाने, यानी हर वक्त ये अपोजिशन को गालियाँ देने, अपोजिशन को जो है वो बुरा भला कहने के लिए मौके की तलाश में रहते हैं। ये इन्होंने इस मौके को इन्होंने इस मकसद के लिए जो है वो इस्तेमाल करना चाहा। आप मुझे बताएं कि 28 जनवरी 2020, यानी आज से 1 साल 1 महीना पहले कैबिनेट ने फैसला किया कि हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी है। उसके बाद 29 अक्टूबर को इन्होंने ये इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है वो इन्होंने कमेटी को जो है वो रेफ़र कर दी। अब उसके बाद ये फरवरी में आके सिर्फ 20 मिनट में 22 मिनट में इन्होंने वो जो बिल है उसको वो वहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी से पास किया।
यानी पूरे 1 साल 1 महीने में फवाद चौधरी साहब मुझे एक मौका बता दें कि इनकी जो कैबिनेट कमेटी बनी 28 जनवरी 2020 को, उसमें उसने कभी अपोजिशन से रब्ता किया हो? लेकिन कभी आपके और अपोजिशन फवाद से कहा चौधरी हो? साहब के दरमियान कई दफ़ा इत्तेफाक हुआ है कि हुकूमत और अपोजिशन को कुछ मामला में ताउन करना चाहिए। हमारे प्रोग्राम में भी फवाद आपका ताउन हुआ। फवाद साहब जो हैं ये कभी कभी ऐसी गुफ्तगू फरमाते हैं कि इनके ऊपर बाकायदा आदमी को गलतफहमी हो जाती है कि ये वाकई को दानश्वर और बड़े सही सोच के मालिक प्यार आता है। हाँ, तो कभी कभी जो है वो फिर जो दोबारा उसी जो है वो लाइन पे चढ़ जाते हैं जिस लाइन पे ये पहले चढ़े थे, फिरदौस शासक अमान से जो है वो पहले। तो इन्होंने कोई अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया। फिर उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि 9 स्पीचेस के बाद अगर अपोजिशन से एक आदमी स्पीच करने के लिए उठता है तो खुद फवाद चौधरी साहब बकल्लम खुद जो है ये कोरम पॉइंट आउट कर देते हैं, तो फिर उसके बाद वहाँ पे ये हंगामा नहीं होगा तो और क्या होगा? अच्छा नाज बलोच साहब, आज हमने देखा कि ख़वातीन अरकान जो आम तौर पर एक बैलेंसिंग फैक्टर होता है, और ये भी मैं एतराफ़ करता हूँ कि कौमी असम्बली के अंदर पिछली असम्बली में भी और इस असम्बली में भी ख़वातीन अरकान की परफॉर्मेंस मर्द अरकान की निस्बत ज़्यादा बेहतर है। वो ज़्यादा एक्टिव होती हैं, ज़्यादा सवाल पुट अप करती हैं। लेकिन आज हमने देखा कि हुकूमत और अपोजिशन की कुछ प्रोमिनेंट ख़वातीन भी आमने सामने आ गई। मैं अगर आपको कुछ तस्वीर जो है वो दिखा सकूं तो वो आमने सामने आ गई और ऐसी सूरत लग रही थी कि ये ख़वातीन भी एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं। ये देखें, ये आमने सामने। तो ये क्यों सूरत पैदा हुई? इतनी ज़्यादा जो है कशीदगी ख़वातीन में क्यों आ गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद मीर साहब, ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि और अफसोस की भी बात है कि पार्लियामेंट कई ऐसी पिक्चर्स जो है वो हमें देखने को मिल रही हैं, और जब हम खुद पार्लियामेंट में मौजूद होते हैं तो ट्रेजरी बेंच से अगर ख़वातीन सीनियर मेंबरान जो है वो, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है आपके प्रोग्राम में, कि लानतें अगर दे रही हों पार्लियामेंट के फ्लोर में, तो इस किस्म के रवैये अच्छी कोई मैसेज नहीं देते। आज आपने देखा कि गुत्थम गुत्था मार कुटाई, एक दूसरे को पकड़ के मारना, ये कौन सा कल्चर है? ये देखिए, पहले तो हम सोशल मीडिया को रो रहे थे 2.5 साल से कि सोशल मीडिया में गालियाँ और तूफ़ान बदतमीज़ी थी, लेकिन अब तो ये आमने सामने होकर जो ये हुकूमत का रवैया है, हुकूमतें ट्रेजरी बेंचेस ऐसे रवैये नहीं रखती। आपके सामने मौजूद है कि 18वीं तरमीम जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकर आई थी, तब भी उस वक्त की अपोजिशन को बावजूद तमाम इख्तिलाफात के सर जोड़ के एक साथ बैठ के कंसेंसस डेवलप किया था। इसी को सियासत कहते हैं, इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं, और मुल्क के वसी मफाद में जब इश्यूज़ हों तो उसमें सबको एक साथ बिठा के फैसले साजी होती है। ये नहीं होता कहीं पर कि आप 1 घंटा मुराद सईद को माइक दे दें और वो कहे जी चोर डाकू डकैत आओ बैठ के कानून साजी करो। दिस इज़ नॉट द राइट लैंग्वेज एंड दिस इज़ नॉट द राइट बिहेवियर। इस रवैये के ख़िलाफ़ हुकूमत को खुद गौर करना चाहिए था। अब तो बहुत देर हो गई है। फिर आप ये देखें कि राजा परवेज़ अशरफ साहब का 4 दफ़ा कल माइक उनका ऑन हुआ, और उसके बाद चारों दफ़ा उनका माइक इशारों के बुनियाद के ऊपर, जैसे ही हुकूमती ट्रेजरी बेंच से इशारा होता है माइक उनका ऑफ हो जाता है। आज बड़े मज़ाकुन बात हुई। आज ये हुआ कि शाह महमूद कुरैशी साहब तकरीर फरमा रहे थे और उन्होंने उसके बाद कहा कि जी मेरे बाद फवाद चौधरी तकरीर करेंगे। वैसे ही हुआ। उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने तकरीर की, उन्होंने कहा मेरे बाद असद उमर तकरीर करेंगे। वैसे ही हुआ। तो ये जो एक दूसरे को गेंद पास ऑन कर रहे हैं, तो हम क्या वहाँ पे कोई क्रिकेट का मैच देखने गए हैं, या हम कोई गेंद पास ऑन क्रिकेट में नहीं होती, हॉकी में होती है, तो हम क्या वहाँ पे वही सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह यही देखने गए थे वहाँ पे? ये कौन सा तरीक़ाकार है? ये कौन सा रवैया? अगर इन्होंने ही बोलना है और 12 मिनट के अंदर स्टैंडिंग कमेटी में अगर ये बिल पास करवा के, फिर खुद शाह महमूद कुरैशी साहब फ्लोर ऑफ द हाउस आज फरमा रहे थे कि जी हमारे पास नंबर्स नहीं है, लेकिन हम अपोजिशन को एक्सपोज करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी आज कहा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि ये जो इस्तीफों वाली कहानियां, ये रात की तारीकी में क्या हुआ ये मैं बताऊंगा नहीं। तो देखें, जब सारी बातें कर देते हैं, जब चोर डाकू डकैत हर चीज़ ये बोल लेते हैं, तो ये भी बता दें। अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये क्या मुनासिब है कि आपकी तकरीर जो है उसके बाद आप ही ये फैसला करें कि आपके बाद अगला मुकर्रर कौन होगा? क्या ऐसा होना मुनासिब है? नहीं, वो पहली बात तो ये थी ना कि अपोजिशन तो सारी जो थी वो डाइस के ऊपर थी, तो तकरीरें तो सिर्फ पीटीआई के ही लोगों ने करनी थी ना, तो वो तो हमने आपस में फैसला करना था कि किसने करनी, स्पीकर ने फैसला नहीं करना था। अच्छा, अपोजिशन डाइस पे थी, वो तो थे ही नहीं ना, ये तो सारे बेचारे लड़ भर रहे थे अपने। अच्छा दूसरी बात है मीर साहब, पहली बात तो ये है कि मैं राना साहब सीजनड आदमी है और मुझे पता है कि
ये राना साहब हो गए, साद रफ़ीक साहब हो गए, राना तनवीर साहब हो गए, ये लोग इस हक में नहीं हैं जो कुछ हो रहा है, और ये संजीदा लोग हैं और ये समझते हैं कि ऐवान को ऐवान की तरह चलाना चाहिए। बट मसला यहाँ पे आ रहा है कि ये अपोजिशन के कुछ जो लोग हैं, एक तो ज़ाहिर है कि एक वो तबका जिसके ऊपर जिनको लग रहा है कि उनको सजाएं हो जाएंगी, और वो बड़े उसमें कीन है कि कुछ जो है वो सारे का सारा सिस्टम जो किसी तरीके से लपेटा जाए, और चाहे जो कुछ हो जाए हमारे केस जो है वो किसी तरीके से निकले। उसको ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो चाहता है कि ये जो मामलात हैं ये उसके जो है वो ख़राब हों और वो उधर से नहीं चले। दूसरी बात, ये जो बात कर रहे थे कि बात ये तो कल तय हो गया था कि आप जब जो तकरीरें करेंगे उसमें कोई जो केसेस की बात है या जो पर्सनल चीज़ें हैं वो तो आएंगी नहीं, और उसके बाद जब हम तय करके नीचे आए हैं, लेकिन बात पता हुआ कि जो तय करने गए थे उनकी पार्टी उनकी बात नहीं सुन रही। तो इशू इज़ कि अगर आपने, और वैसे कोई नई बात तो नहीं है, 1988 से पार्लियामेंट इस तरह से चल रही है अनफॉर्चुनेटली। प्रॉब्लम ये है कि इसके नतीजे में, जिस तरह आपने शुरू में अपने इंट्रो में बात की थी, कि जो एक तबका है जो ये समझता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम इस मुल्क में नहीं चल सकता, हम सिर्फ उसकी सोच को मजबूत करते हैं। और राना साहब तो मुझे कह रहे हैं कि कभी कभी मैं बात करता हूँ, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, लेकिन अगर आप बिल्कुल एक दीवार से लगा देंगे दूसरी पार्टी को, हुकूमत को भी, और ये कहेंगे कि नहीं हमने आपकी कोई बात सुननी ही नहीं है, तो एक्चुअली तो आप इन बातें करने वालों को तो फिर कमजोर ही कर देते हैं ना। जब अपोजिशन के रवैया अख्तियार करेगी तो फिर क्या करेगा कोई? मेरे ख्याल में ना तो हुकूमत को अपोजिशन को दीवार से लगाना चाहिए, हाँ, और ना ही अपोजिशन को हुकूमत को दीवार पे लगाना चाहिए। अच्छा, आपने एक बड़ी अहम बात किया, आपने एक बड़ी अहम बात किया राना साहब। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ना हुकूमत अपोजिशन को दीवार से लगाए, ना अपोजिशन हुकूमत को दीवार से लगाए, और दरमियान में उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो हैं जो चाहते हैं कि सिस्टम लपेटा जाए उनको फ़ायदा भी हो सकता है। ये बड़ी अहम बात कर दी आज फवाद चौधरी ने। नहीं, देखें, ये इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर ये बात देखी जाए कि दोनों को, हुकूमत को और अपोजिशन को, एक दूसरे को दीवार से नहीं लगाना चाहिए, तो मामला ये है कि अपोजिशन पे तो चले आज ये बात कर रहे हैं ना कि आज हमने वहाँ पे जो है वो इनसे तआवुन नहीं किया, तो वो कहते हैं कि जी हमें दीवार से लगा दिया और हमारी बात नहीं सुनी। तो अपोजिशन को तो उन्होंने 2.5 सालों से दीवार से लगाया हुआ है। अपोजिशन को 2.5 साल से वहाँ पे गालियाँ दे रहे हैं, 2.5 साल से अपोजिशन के ख़िलाफ़ झूठे केसेस बना रहे हैं। मामला ये है कि नैब जो है, नैब को कोई कह सकता है कि वो गैर जानबदार है? यानी कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई हाई कोर्ट, कोई गैर जानबदार कोई कह सकता है? और उसके ज़रिए से जो है ये अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो है वो केसेस बनाए जा रहे हैं, और जिसके ख़िलाफ़ नैब का केस नहीं बनता उसके ऊपर ड्रग्स डाल देते हैं, और उसके बाद फिर सारे तस्लीम करते हैं कि जनाब ये केस गलत था, लेकिन इसके बावजूद जो है उस केस को चलाने पे जो है वो। अच्छा, चले, ये तो आपने एक अहम तो बात मामला कर दी ये है कि ये चीज़ें जो हैं ये इस तरह से, तो फिर सिस्टम को जो है ये बचाना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट है, अपोजिशन बाद में।